नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। तो साल 2022 हिमाचल प्रदेश के लिए कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। साल 2022 देवभूमि हिमाचल को कुछ मीठी तो कुछ कड़वी यादें दे गया। लोगों ने रिवाज अपनाते हुए सत्ता की चाबी भाजपा से छीनकर कांग्रेस की झोली में डाली। यहां से कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए हमीरपुर के सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया, जो कभी मंत्री तक नहीं बन पाए थे। हिमाचल में संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम और देश के पहले वोटर के नाम से विख्यात श्याम सरन नेगी ने दुनिया को छोड़ दिया। केंद्र से बिलासपुर को एम्स मिला। कुल्लू में हुए बस हादसे ने 13 लोगों की जान गंवाई। और इसी तरह आज हम आपको 2022 की ऐसी खबरों से अवगत कराएंगे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हिमाचल में राज बदला लेकिन रिवाज नहीं। साल 2022 के आखिरी माह दिसंबर में हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ। पहाड़ों की जनता ने 35 साल से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परंपरा को बरकरार रखा। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाली और हिमाचल में रिवाज बदलने का दावा करने वाली भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई और भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के 8 मंत्री चुनाव हार गए और कांग्रेस में सीएम की रेस में शामिल 3 बड़े नेता कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी और रामलाल ठाकुर भी चुनाव हार गए। 3 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी ने रिवाज बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में उतारा और ऐसा पहली बार हुआ है जब मात्र 4 लोकसभा सीटों वाले छोटे से राज्य हिमाचल में पीएम मोदी ने चुनाव से पहले और बाद में 8 जिले कवर करते हुए 7 बड़ी जनसभाएं की, फिर भी भाजपा मिशन रिपीट नहीं कर सकी। 11 दिसंबर को कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली। तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। साल 2022 में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी ने इतिहास में पहली बार लोअर हिमाचल को सीएम पद दिया। हमीरपुर जिले के नौदान सीट से विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़े राजनीतिक ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह तक अपर हिमाचल यानी कि शिमला संसदीय क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री बनते रहे। सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने की एक वजह यह भी रही कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद है और ये सुक्खू के लिए काफी फायदेमंद भी है। पार्टी प्रतिभा सिंह को अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ता और ऐसे में प्रदेश में 6 महीने बाद लोकसभा उपचुनाव संभावित थे। और हालांकि प्रतिभा सिंह अंत समय तक मुख्यमंत्री की दौड़ में बनी रही, लेकिन विधानसभा चुनाव में मंडी जिले में 10 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस की जीत ने उनके मुख्यमंत्री पद के दावों को कमजोर कर दिया। साल 2022 में हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस में कई नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर आजमाइशें की। विवाद के चलते बीच का रास्ता अपनाते हुए पूर्व में नेता प्रतिपक्ष और उद्योग मंत्री रहे मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया। पहली बार प्रदेश में उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और मुकेश हॉली लॉज यानी कि वीरभद्र गुट्स के समर्थक है। कांग्रेस के जातीय समीकरण बैठाते हुए ब्राह्मण और मुख्यमंत्री और राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाया। हाईकमान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से दिए। मौजूदा समय में इस संसदीय सीट के प्रतिनिधि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने जातीय समीकरण बैठाते हुए ब्राह्मण और राजपूत को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया। अब देखना यह होगा कि 2024 में इस समीकरण का कितना फायदा मिलता है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में लगभग 6 दशक तक हॉली लॉज का खूब जलवा रहा। प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के समय राज्य की सरकार एक तरफ से हॉली लॉज से ही चला करती थी।
लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस में हॉली लॉज को अधिमान तो मिला, लेकिन वो रुतबा हासिल नहीं हो सका। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर लॉबिंग हुई, उसमें हॉली लॉज बैकफुट पर आ गया। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हॉली लॉज समर्थकों ने जिस तरह से उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बढ़ाया, उसका लाभ नहीं मिल पाया। साल 2022 में देवभूमि को हेल्थ वर्ल्ड की एक नायाब सौगात मिली। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर 2022 को हिमाचल के बिलासपुर जिले में बने एम्स का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। तब बिलासपुर के जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे। तकरीबन 247 एकड़ में करीब 1471 करोड़ रुपए की लागत से बने 750 बिस्तरों वाले संस्थान में प्रदेश वासियों को अत्याधुनिक एवं सुपर स्पेशल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। अस्पताल में 18 स्पेशल और 17 सुपर स्पेशल विभाग है। 14 आईसीयू भी है। संस्थान को ग्रीन एम्स के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इसका निर्माण इको फ्रेंडली शैली में किया गया है। इसमें सीएपीडी, प्लाज्मा फेरेसिस और आईसीयू डायलिसिस की सुविधा भी शुरू होगी। अभी 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। एम्स बनने से हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएगा। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल के किन्नौर जिले में ड्रोन से सेब को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने का सफल ट्रायल किया गया था। विग्रो और स्काई वन कंपनी द्वारा किए गए ट्रायल में 20 किलो सेब की पेटी कंडा से निचार गांव तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। पहाड़ों पर 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमूमन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, मगर ड्रोन से सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में सेब की पेटी ऊंचे पहाड़ से नीचे गांव तक पहुंचाई गई। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल में दुर्गम जिले लाहौल स्पीति से आलू की ढुलाई ड्रोन से होगी। पीएम के इस दावे के लगभग 2 माह के भीतर किन्नौर में ड्रोन से सेब ढुलाई का सफल ट्रायल किया गया, जो पांगी, भरमौर, डलहौजी, लाहौल स्पीति और किन्नौर के अलावा अन्य क्षेत्रों के सेब बागवानों के लिए अच्छी खबर। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र ने हिमाचल को साल 2022 में हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन के साथ सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की सौगात दी। डिवाइस पार्क 350 करोड़ और ड्रग पार्क 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्टों में करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डिवाइस पार्क नालागढ़ में 301 एकड़ जमीन पर बनेगा। वहीं ड्रग पार्क के लिए हरोली तहसील की पोलियां टिब्बी मलुवाल में 1405 एकड़ भूमि चुनी गई है। दोनों प्रोजेक्टों को 2025 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत अभी 65 मेडिकल उपकरण आयात करता है। नालागढ़ में डिवाइस पार्क बनने के बाद विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हिमाचल सस्ते दाम पर मेडिकल डिवाइस उपलब्ध करवाएगा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन बेड व ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर सहित 150 तरह के उपकरण बनेंगे। वहीं ड्रग पार्क से देशवासियों को दवाइयां उपलब्ध होगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। 5 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कुल्लू दशहरे में कुल्लू घाटी की अधिष्ठाता देव रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हाजिरी भरी और माथा टेक कर आशीर्वाद भी लिया। देव समाज की ओर से प्रधानमंत्री को देवता का दुपट्टा और टोपी भी भेंट की गई। 300 साल से अधिक समय से चली आ रही दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा से साक्षी पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री बने। इससे पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपने उप प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री उत्सव देखने के लिए 47 मिनट तक रुके थे। कुल्लू दशहरा 1660 से मनाया जा रहा है, जब कुल्लू के तत्कालीन राजा जगत सिंह को कुष्ठ रोग हो गया था।
उन्हें एक ब्राह्मण ने रोग से मुक्त होने के लिए अयोध्या से भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति लाने का सुझाव दिया था और इस सुझाव पर अमल करते हुए राजा ने आदेश दिया, जिसे मानते हुए अयोध्या से ही श्री रामचंद्र की मूर्ति को चुराकर कुल्लू लाया गया था। तो इस खुशी में जिले भर में देवी देवताओं को राजा द्वारा दावत दी गई थी। उसके बाद से हर साल इस परंपरा को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जो आज दुनिया में कुल्लू दशहरा के रूप में विख्यात है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 11 मई 2022 को हिमाचल के कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम शर्मा दुनिया से चले गए। मंडी से संबंध रखने वाले सुखराम शर्मा को संचार क्रांति का मसीहा भी कहा जाता था। एक समय में हिमाचल में ये बात प्रसिद्ध थी कि पहाड़ों के किसी गांव में सड़क भले ही ना हो, वहां टेलीफोन की घंटी जरूर बजती है। और यह संभव हुआ 1993 और 1996 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री संचार देखने वाले सुखराम की वजह से। यही दौर था जब उन्हें संचार घोटाले में आरोपी बनाया गया और जेल भी भेजा गया था। पंडित सुखराम शर्मा 3 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे। संचार घोटाले में फंसने के कारण उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस भी बनाई। 1998 के चुनाव में उनकी पार्टी के सहयोग से प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई और बाद में फिर से कांग्रेस में आ गए। इसी साल 94 वर्ष की उम्र में 4 मई को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहला वोट डालने वाले हिमाचल के किन्नौर जिला निवासी श्याम सरन नेगी साल 2022 में दुनिया से चले गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले 5 नवंबर को 106 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेगी अपने अंतिम चुनाव में 2 नवंबर को पोस्टल वोट के जरिए मतदान करके गए थे। आजाद भारत में बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम तक निर्वाचन का सफर देखने वाले श्याम सरन नेगी ने अपनी जीवन में 33 बार मतदान किया था। देश के स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 में पहले आम चुनाव करवाए थे, लेकिन हिमाचल में भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश के अति दुर्गम इलाकों में अक्टूबर 1951 में ही मतदान करवा दिया था। इसके तहत श्याम सरन नेगी ने 25 अक्टूबर 1951 को देश के पहले चुनाव में सबसे पहला वोट कास्ट किया था। प्रदेश सरकार के राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूं तो बेटों को ही परिवार का विरासत आगे बढ़ाने वाला समझा जाता है, लेकिन जब कोई बेटी इसका जिम्मा उठाए तो वो भी सेना में जाने का तो मिसाल कायम होती ही है। ऐसा ही कुछ कांगड़ा जिले के बैजनाथ शहर की तरेहल पंचायत निवासी अवनी शर्मा ने किया। अवनी ने साल 2022 में एनडीए की परीक्षा पास की थी और अवनी हिमाचल की पहली बेटी है जिसने एनडीए की परीक्षा पास की। लड़कियों के लिए एनडीए का ये दूसरा बैच है। अवनी के पिता राजीव शर्मा और दादा रमेश चंद इंडियन नेवी में थे। वो कहते हैं कि बचपन से अपने पापा व दादू की तरह सेना में जाकर देश सेवा करने का जुनून था। इसी जज्बे से उन्हें प्रेरित किया और 12वीं पास करते ही एनडीए का टेस्ट दिया। इसमें पास होने पर अवनी ने भोपाल में इंटरव्यू दिया और उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। उन्हें अपना सिलेक्शन व ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। 4 जुलाई 2022 की सुबह कुल्लू जिला चीख पुकारों से दहल उठी थी। सैंज घाटी के सेंसर क्षेत्र से अंजलि सूद नाम की निजी बस जंगला के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। बस में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई थी। तुंग गांव के 4 लोगों की जान गई। नेपाल की एक मां बेटी की जान गई थी। इस हादसे ने आपदा प्रबंधन की पोल भी खोली, क्योंकि हादसाग्रस्त बस के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उनको सुरक्षित
बचाया जा सके। ये तक कि बचाव कार्य करने के लिए पोकलैंड मशीन तक हादसा होने के बाद 1 घंटा देरी से पहुंची। तब तक कई जिंदगियां तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी थी। हादसाग्रस्त बस 10 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बिना परमिट के चल रही थी। साल 2022 में हिमाचल के माथे पर एक दाग लगा। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबलों के 1334 पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के 81 केंद्रों में 27 मार्च को लिखित परीक्षा हुई। 5 अप्रैल को परिणाम घोषित किया गया, लेकिन इसके बाद 5 मई को पेपर लीक होने का मामला उजागर हुआ। 6 मई को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भर्ती परीक्षा रद्द करके पुलिस की विशेष टीम को मामले की जांच सौंपी। जिला कांगड़ा में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस भर्ती को लिखित परीक्षा दोबारा 3 जुलाई को करवाई, लेकिन पेपर लीक करने वालों का सुराग नहीं लगा तो 17 मई को सीबीआई की जांच सौंपी गई। 3 दिसंबर को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। मामले में अभी तक 139 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें से 22 अन्य राज्यों के हैं। वहीं इस मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। साल 2022 के आखिर में हिमाचल के माथे पर एक और बड़ा दाग लगा। प्रदेश में क्लास 3 और 4 के कर्मियों की रिक्रूटमेंट करने वाले कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर को पेपर बेचने के कांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने जांच करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। JOAIT के 965 पोस्ट कोड के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी आयोग कर्मी उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद को पकड़ा गया। दोनों के कब्जे में करीब 8 लाख भी बरामद किए गए। एक आरोपी को विजिलेंस ने 5,000 रुपए में पेपर बेचते रंगे हाथों भी पकड़ा। 25 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया सस्पेंड कर दी गई। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को पर्सनल डिपार्टमेंट शिमला बुला लिया गया। 27 दिसंबर को विशेष जांच टीम गठित की गई। 28 दिसंबर से जांच शुरू हुई। सुक्खू सरकार ने 60 दिन के अंदर नए सिस्टम के तहत फिर से आयोग की शुरुआत करने की बात कही। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर पूरी दुनिया में प्रसारित होने वाले बौद्ध धर्म के दोरजी डक मठ ने 4 साल के एक बालक को अपना चौथा धर्म गुरु माना। वर्ष 2015 में तीसरे धर्मगुरु तकलुंग चेतुल रिपोंचो का देहांत हो गया था। माना जाता है कि 3 साल बाद में उन्होंने ही 16 अप्रैल 2018 को लाहौल स्पीति के रंगरी गांव में नवांग ताशी के रूप में पुनर्जन्म लिया। बौद्ध अनुयायियों को जब आध्यात्मिक तौर पर इसका पता चला तो उनके गुरुओं ने बालक के घर जाकर उनकी पहचान की। कोरोना काल में ये लोग अपने धर्म गुरु के पुनर्जन्म का उत्सव नहीं मना सके। नवांग का लाहौल स्पीति से शेर कोंग पब्लिक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया और 28 नवंबर 2022 को बौद्ध अनुयायियों के विविधित तरीके से अनुष्ठान करके नवांग ताशी को अपना धर्म गुरु स्वीकार किया। उन्हें गद्दी पर आसीन करवाया और पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार उनका नाम भी बदलकर तंगलुक चेतुल रिपोंचे रख दिया गया। वह अपनी आगे की पढ़ाई शिमला के इसी मठ में करेंगे। खाकी वर्दी पहनने वाले लोगों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन साल 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस वालों का एक अनोखा ही हुनर देखने को मिला। हिमाचल पुलिस की हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा ने रियलिटी शो हुनरबाज में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को अपना हुनर दिखाया और देवभूमि का नाम विश्व पटल पर चमकाया। बैंड अब हिमाचल चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है और हिमाचल का नाम रोशन करने वाले ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पूरे देश में शो करने के लिए जाता है। ऑर्केस्ट्रा में 17 लोग शामिल हैं। हिमाचल सरकार ने 2016 में हारमोनी ऑफ द पाइन्स को दुनिया में कहीं भी पुलिस वर्दी में परफॉर्म करने की इजाजत दी थी और आज हिमाचल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुलिस ने हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा को मंच पर परफॉर्म करने के लिए भी प्राइम टाइम मिलता है। इस बार भी इंटरनेशनल समर फेस्टिवल, लवी मेले और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में भी हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा ने परफॉर्म किया था। नजर डालते हैं
अगली बड़ी और आखिरी खबर की तरफ। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के 3 लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गिरिबार के हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय लिया। हाटी समुदाय 14 जातियों व उपजातियों का समूह है। इसमें खश कनैत से लेकर अनुसूचित जाति व उपजातियां शामिल है। हाटी समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों की वर्षों से अटकी हुई मांग पूरी हुई है। पूरे प्रदेश में हाटी समुदाय की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। हालांकि इस फैसले से भाजपा को कोई फायदा तो नहीं हुआ और उन्हें विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। तो ये थी 2022 की कुछ ऐसी खबरें जिन्होंने 2022 को अलग बनाया और चर्चित बनाया। अब क्योंकि 2023 कुछ कदमों की ही दूरी पर है, तो उम्मीद करते हैं कि नया साल हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए नई बुलंदियां और ऊंचाइयां लेकर आएगा। और इसी कामना के साथ नेशन स्पीक्स की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।